देखो, जब हम इनहेरिटेंस वगैरह में काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा भी सिचुएशन आता है। क्या सिचुएशन है, मैं एक बार डायग्राम में शो करके आपको दिखाता हूँ, डायग्राम की मदद से मैं दिखाता हूँ। देखो, मैंने एक क्लास बनाया और इस क्लास का नाम है पर्सन, और ये जो मैंने पर्सन नाम का क्लास बनाया, तो बेसिकली क्लास बनता किस लिए? कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स को अपने अंदर वो स्टोर करके रखता है। क्लास का मकसद यही होता है ना, मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। जैसे पर्सन अगर मैंने क्लास बनाया तो इस क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, पर्सन के जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो इस क्लास के अंदर होंगे। पर्सन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? वैसे अगर मैं बात करूं तो पर्सन का एज वो उसका एक प्रॉपर्टी है, पर्सन का नेम वो उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका वेट, उसका हाइट, ये सब क्या होता है? पर्सन के प्रॉपर्टीज़ है। जितना डिटेल में जाना चाहो उतना ज़्यादा वेरिएबल्स भी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एज और नेम को लिखना चाहता हूँ। तो क्लास का जो मैंने एरिया यहाँ ड्रॉ किया है वो कितना है? इतना है। यहाँ पर मैंने बना दिया एज और यहाँ मैंने बना दिया नेम। ये दो वेरिएबल्स मैंने क्लास के अंदर बनाए। क्लास का नाम पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज में लेना चाह रहा हूँ। कौन सा इनहेरिटेंस? हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे होता है? यहाँ पर अगर एक क्लास मैंने बनाया तो इस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड नहीं कहना चाहिए, पर दो दूसरे अलग अलग क्लासेस में मुझे उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया, इस क्लास का नाम हो गया स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट पर्सन नहीं है क्या? देखो, एक और चीज़, इनहेरिटेंस का एक फॉर्मूला है। जहाँ पर भी ईजी रिलेशनशिप काम आता है वहाँ इनहेरिटेंस हम यूज़ में लेंगे। जैसे स्टूडेंट इज़ ए पर्सन, तो पर्सन के प्रॉपर्टी स्टूडेंट के अंदर इनहेरिट होगी। यहाँ से हम पता करते हैं, ठीक है, कि इनहेरिटेंस लागू हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया फैकल्टी नाम का, तो क्या फैकल्टी पर्सन नहीं है क्या? पर्सन है, फैकल्टी इज़ ए पर्सन। इसलिए पर्सन के जो एज और नेम है उसकी इस फैकल्टी क्लास के अंदर इनहेरिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनहेरिटेंस यूज़ में लूँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास आ गया। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर सिर्फ वो वेरिएबल्स बनेंगे जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट में हो। जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। और भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स बन सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्कूल क्या है उसका, स्कूल का क्या नाम है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का स्टैंडर्ड क्या है। काफ़ी वेरिएबल्स आ सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ। अब फैकल्टी की अगर बात करें तो फैकल्टी के लिए भी काफ़ी वेरिएबल्स बन सकते हैं। जैसे कि फैकल्टी का सैलरी डिटेल के लिए एक वेरिएबल बन सकता है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि जो फैकल्टी है वो स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है ना। अगर कोई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएगा तो वो उसमें डिटेल में जानता होगा, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएगा। कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हो तो कोई अगर फैकल्टी है तो उसका एक प्रॉपर्टी होगा एक सब्जेक्ट। और भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, पर फिलहाल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, सब्जेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया ना, ये बता रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पर्सन क्लास के अंदर जो एज और नेम है वो इनहेरिट हुआ है स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो मुझे स्टूडेंट क्लास के अंदर अलग से एज और नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर भी एज और नेम मिल जाएगा। इनहेरिटेंस से फ़ायदा क्या हुआ? अगर ये वाला क्लास मैं नहीं बनाता, अगर ये वाला क्लास नहीं बनाता तो इनहेरिटेंस नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एज और नेम अलग से यहाँ पर भी लिखना होता है एज और नेम, यहाँ पर भी लिखना होता है एज और नेम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुझे एज और नेम लिखना होता। उससे लाइन ऑफ कोड हमारा बढ़ेगा, LOC, लाइन ऑफ कोड हमारा बढ़ेगा, जो कि एक सही प्रोग्रामिंग एथिक नहीं होती है। सही प्रोग्रामिंग एथिक में हम लाइन ऑफ कोड कम से कम रखना चाहते हैं, रिपीटेशन ऑफ सेम कोड नहीं होना चाहिए। एज और नेम यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा, है ना। इनहेरिटेंस की वजह से क्या होगा, डायरेक्ट इनहेरिट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ एक बार ही यहाँ पर एज और नेम यूज़ में लेना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ की हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है, हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं तो पर्सन का कोई वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है।
क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है। तो पर्सन है तो बताओ ना कि वो कौन है, वो स्टूडेंट है क्या या फैकल्टी है, कौन है वो? नॉर्मल पर्सन का कोई वहाँ ऐसा वैल्यू नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो बहुत बड़े ग्रुप के हम्म, मतलब वो ग्रुप है और सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक ग्रुप, हाँ एक ग्रुप है एक तरीके उसके से। अंदर डिवाइड करना है। हाँ, तो हमें स्टूडेंट का डिटेल रखना है, चलो समझ में आता है। एक स्कूल के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल रखना समझ में आता है, फैकल्टी का रखना समझ में आ गया, कोई पीओ ने उनका रखना समझ में आ गया। लेकिन हाँ चलो पेरेंट्स, आज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो समझ में आता है। पर पर्सन का डिटेल रखने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन है और मैं पर्सन का एज और नेम रखा, कौन है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो फैकल्टी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सन का वैल्यू नहीं होता इस तरीके से, है ना। पर्सन का वैल्यू नहीं होता, मतलब पर्सन का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो हम चाहते ये हैं कि पर्सन की ऑब्जेक्ट ही ना बने। तो यहाँ पर मैंने ये क्लास बनाया, ये क्लास बनाया, ये क्लास बनाया, इसके बाद हो सकता है ना मैं वॉइड मेन भी बनाऊंगा। तो जब मैं वॉइड मेन बनाऊंगा तो उस वॉइड मेन के अंदर ये जो पर्सन क्लास है, ये जो पर्सन क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। नॉर्मली तो बन जाएगा, वो नॉर्मली तो बन जाएगा, कंपाइलर आपको किसी भी तरीके का एरर नहीं देगा, पर मैं चाहता हूं कि नहीं बने। यही था हमारा सवाल। तो उसी को सोल्व करने के लिए हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। कौन सी क्लास को? पर्सन क्लास को हम क्या बनाएंगे? अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है तो उसकी ऑब्जेक्ट फिर नहीं बन सकता। अब इस पर्सन क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ऐड करना होगा। कौन सी फंक्शन? प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के और भी क्लासेस मिलेंगे, अभी शुरुआत हो रहा है। प्योर वर्चुअल फंक्शन हम यहाँ बनाएंगे। प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे दिखता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक फंक्शन बना देना, फंक्शन का नाम आप रख लो void fun। क्या नाम रखा? void fun, ये आपने फंक्शन का नाम रखा। और इसके आगे आप C++ के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है वर्चुअल। क्या कीवर्ड है? वर्चुअल। वो वर्चुअल आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा इधर से ले लेता, हाँ ठीक है। वर्चुअल वॉइड फन, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो मैंने FUN फन दे दिया, ठीक है। इसको आपको असाइन करना होगा 0, मतलब ए डू नथिंग फंक्शन। ये कौन सा, मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है। क्या किया, ये जो फंक्शन बनाया इसका कोई बॉडी नहीं है, इसको सीधे असाइन कर दिया 0। इसको हम बोल सकते हैं डू नथिंग फंक्शन, क्योंकि इसका कोई बॉडी है नहीं। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन के 2-3 नाम हैं फंक्शन के। जैसे कि कोई अगर एक पर्सन है ना, ये पर्सन है तो इसके 2-3 नाम हो सकते हैं ना। जैसे कि एक इसका ऑफिशियल नाम हो गया जो स्कूल में या कॉलेज में पुकारा जाता है, दूसरा नाम हो गया घर पे, तो पर्सन तो एक ही है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फंक्शन है, ये जो मैंने फंड बनाया, ये जो फंक्शन है इसके 2-3 नाम हैं। फंक्शन को हम मेथड बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं। तो एक्शन बोलोगे तो भी फंक्शन को ही बोल रहे हैं, मेथड बोलोगे तो भी फंक्शन को ही बोल रहे हैं, फंक्शन बोलेंगे तो भी फंक्शन को ही बोल रहे हैं। तीनों में कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर नाम देखो, इसका एक्शन भी आ गया। एक्शन का मतलब कोई एक्शन करने वाला। अब यहाँ पर जैसे मैंने 0 इसको असाइन करा दिया, इस फंक्शन को मैंने जैसे ही 0 असाइन करा दिया, तो इसको हम बोलेंगे डू नथिंग फंक्शन, कोई एक्शन नहीं, ठीक है। और ऊपर से ये वर्चुअल भी है। तो ये जो वर्चुअल फंक्शन मैंने बनाया ना, इसके बना देने पर ये वाला क्लास ऑटोमेटिक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कौन सा क्लास बन जाएगा ये? अब आप इस पर्सन का ऑब्जेक्ट वॉइड मेन के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, C++ के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट है P1। नहीं बना पाओगे, आप बनाते ही आपको कंपाइलर एरर दे देगा। एरर भी कुछ इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट कैनॉट बी
नहीं, क्लास कैनॉट बी इंस्टेंटिएटेड। एरर कुछ इस तरह होगा, पर्सन क्लास कैनॉट बी इंस्टेंटिएटेड। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटिएट होना मतलब उसका ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना, P1 इज बीइंग इंस्टेंटिएटेड, P1 नहीं बन सकता। फिर अभी तो P1 बन रहा है, पर एब्स्ट्रैक्ट लगाने के बाद फिर ये P1 नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट लगाना कैसे लगाते हैं, यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये वर्चुअल अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर ये डू नथिंग फंक्शन है। जब वर्चुअल भी जोड़ा गया तो हम इसको बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्रोग्राम बना के समझते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, इस क्लास का नाम है पर्सन। ठीक है, और ये जो मैंने क्लास पर्सन बनाया उसके अंदर कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स है, कुछ प्राइवेट मेंबर्स है। कौन कौन है, इंटीजर, एज, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैरेक्टर, नेम। यहाँ पर मैं 20 कैपेसिटी दे देता हूँ, क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम आए तो 20 एनफ है, सफिशिएंट है, उसमें 20 कैरेक्टर्स सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है ज़्यादा चाहिए तो हम 20, 25 या 30 ले सकते हैं, जितना चाहे उतना हम यहाँ कैपेसिटी ले सकते हैं। पर एक बात, क्योंकि एरे फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए 20 अगर आपने लिया ना तो रैम के अंदर फिर वो 20 पूरा लेगा ही, चाहे उसका नाम छोटा हो। जैसे अरुण किसी का नाम है तो फिर रैम के अंदर वो जगह होती देगा प्रोटीन की। हाँ, जो एरे बनेगा ना, अरुण के लिए इतना ही चाहिए था, बाकी जो 16 ब्लॉक्स है वो तो बनेगा ही। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा नुकसान है। क्लास को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब ये पर्सन क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, इनको मैं इनहेरिट करना चाहूँगा स्टूडेंट और फैकल्टी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर इसी के जस्ट बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टूडेंट क्लास। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ में ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक, इसे हम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस में यूज़ में ले रहा हूँ। यहाँ कॉलन बनाया हुआ है, कॉलन की ज़रूरत है। कॉलन के बाद में मैंने लिखा पब्लिक, और कौन सा क्लास को आप इसके अंदर इनहेरिट करना चाहते हो, पर्सन, तो उस क्लास का नाम यहाँ पर आना चाहिए। और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर भी कुछ प्राइवेट मेंबर होंगे। प्राइवेट जब भी आप लिखेंगे तो ध्यान रखना ये भी एक कीवर्ड है, और कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जिस कीवर्ड का लेटर कैपिटल हो। कोई भी, सारे स्मॉल केस में रहते हैं कीवर्ड्स अधिकतर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का, रोल नंबर। अब मुझे यहाँ ज़रूरी है सेट डेटा का, तो पब्लिक वॉइड सेट डेटा, इसके अंदर मैंने लिया इंटीजर ए, लोकल वेरिएबल है। ये जो ए मैं बना रहा हूँ लोकल वेरिएबल है। कैरेक्टर नेम, उसके लिए एन, ये भी एक लोकल वेरिएबल है। वॉइड सेट डेटा के अंदर आने के बाद जो, अच्छा एक और चीज़, एन के बाद में रोल नंबर भी चाहिए। रोल नंबर के लिए इंटीजर आर एन, लोकल वेरिएबल है। यहाँ एज इनहेरिट हो रहा है, उस एज को मैं यहाँ पर लिखूँगा। पर एक बात आप ध्यान रखना, एज यहाँ पर मैं यूज़ में नहीं ले पाऊँगा। कारण बताओ, यहाँ पर मैं इस तरीके से एज को यूज़ में नहीं ले पाऊँगा। हाँ, क्योंकि वो क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर है। अगर आप चाहते हो कि इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी उसको यूज़ में लिया जाए तो उसको प्राइवेट मत बनाओ, उसको बनाओ प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड होते हैं वो इनहेरिटेड क्लास के अंदर, मतलब वो वेरिएबल अगर इस क्लास के अंदर इनहेरिट हुआ है तो यहाँ पर भी वो यूज़ में आएगा, हम एक्सेस कर सकते हैं। बस वॉइड मेन में नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिख रहा हूँ मैं। तो जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते रहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स को। तो यहाँ पर मैंने एज लिया और एज के अंदर मैं असाइन करा रहा हूँ ए को, और कैरेक्टर नेम है, नेम के अंदर मैं असाइन करा रहा हूँ एन को। फिर से अगर आप नेम के अंदर एन को इस तरीके से असाइन कराओगे तो ये असाइन नहीं होगा। इसके लिए आपको strcpy फंक्शन का यूज़ में लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे फंक्शन का नाम strcpy, और नेम वेरिएबल के अंदर जो कि हमारा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है
उसके अंदर हम असाइन कराएंगे n को। strcpy अगर इस फंक्शन को आप यूज़ में ले रहे हो तो हेडर फाइल string.h को यूज़ में लेना है। उसके साथ अभी रोल नंबर की बारी, तो रोल नंबर हमारे ही क्लास के अंदर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर है, और ये रहा रोल नंबर। रोल नंबर में मैं असाइन करा देता हूँ rn, जो लोकल वेरिएबल है। rn जो यहाँ पर बना है इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया था। और यहाँ सेमीकोलन से उनका ध्यान रखना, ये सारे सेमीकोलन से, कोई सेमीकोलन कहीं छोटा तो नहीं दिख रहा है, कहीं कॉमा जैसे तो नहीं दिख रहा, क्या सेमीकोलन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद शो डेटा, तो मैं यहाँ पर void शो डेटा नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। ओपनिंग किया, सी आउट करते समय यहाँ एज, नेम और रोल नंबर स्टूडेंट का मुझे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स लिख के यहाँ स्टूडेंट का एज शो करा देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, अभी जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, स्टूडेंट का एज और नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अगर स्टूडेंट का एज है 12, अगर स्टूडेंट का एज है 12 और उसका नेम है अमित, तो 12 अमित इस तरीके से आपको कंसोल में दिखेगा। अगर आप चाहते हो स्पेस अगर आपको देना है तो आप डबल कोट्स और ऐड करके आप स्पेस दे सकते हो। नेम हो गया, अब रोल नंबर की बारी, तो नेम के बाद में मैं यहाँ पर रोल नंबर भी शो करा देता हूँ, और मैंने इसको बंद कर दिया। एक बैकवर्ड स्लैशन लगा देते हैं, यहाँ बैकवर्ड स्लैशन मैंने लगा दिया। ठीक है, डबल कोटेशन के साथ बैकवर्ड स्लैशन। तो ये हमारा काम बन चुका है किसका, पर्सन क्लास और स्टूडेंट क्लास। अब फैकल्टी क्लास बचा है, तो फैकल्टी क्लास को अब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास फैकल्टी। फैकल्टी क्लास के अंदर भी मैं इनहेरिट करूँगा पर्सन को। डायग्राम फिर से देखो कैसा था, ये है मेरा पर्सन क्लास। कौन सा क्लास, पर्सन। तो पर्सन क्लास के अंदर के मेंबर्स को मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर, और कौन सा क्लास है, फैकल्टी क्लास, इन दोनों में मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। पर्सन का जो भी वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेंस मेंबर, एज और नेम, उनको स्टूडेंट और फैकल्टी के अंदर इनहेरिट करना है। तो उस पर्सन को मैंने इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट के अंदर मैंने पब्लिक पर्सन लिख के पर्सन को इनहेरिट किया। फैकल्टी के अंदर भी करना है, कॉलन लगाओ, पब्लिक इनहेरिटेंस में यहाँ यूज़ में ले रहा हूँ पर्सन को। तो अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारे इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है अभी तक, ठीक है। अब फैकल्टी क्लास के अंदर मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स बना देता हूँ, और प्राइवेट जैसे सब्जेक्ट है फैकल्टी का, तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर टाइप का सब्जेक्ट नाम से एक एरे बना देता हूँ, और यहाँ उसका कैपेसिटी भी लिख देता हूँ 20। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 20 साइज़ का एरे बनेगा, 20 कैपेसिटी के साथ एरे बनेगा। कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 ही हुआ। यहाँ पर आगे जगह नहीं था, बाकी ये कनेक्टेड है, पूरा एक ही एरे है। अब जैसे कोई सब्जेक्ट है मैथ, तो यहाँ पर मैथ आ गया लेकिन अब देखो बाकी का जगह, लेकिन फिर कुछ जनरल रिसर्च या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिनका नाम थोड़ा लंबा भी हो, तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ये काम में आए, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने 20 रख दिया। इसके बाद मैं कुछ पब्लिक मेंबर्स बनाता हूँ, जो कि होगा void set data। और ये जो void set data फंक्शन बन रहा है, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज और फैकल्टी का प्रॉपर्टी, एज, नेम और सब्जेक्ट। एज के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर a नाम का एक लोकल वेरिएबल। नेम के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर n का एरे। सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर s का एरे। अब जो a का डेटा है, a में जो डेटा मैं पास करूँगा जब से डेटा को कॉल करूँगा तब, तो वो जो a का डेटा होगा उसको मैं असाइन करा दूंगा एज के अंदर। बेसिकली असाइनिंग ऐसा होता है,
ए का जो डेटा है वो एज के अंदर आएगा। असाइन वर्ड का मतलब होता है सौंपना। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल्स टू नहीं है। मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू का काम होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उनका वैल्यू सेम, इसका मतलब ये है मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर जब हम इक्वल्स लिखते हैं तो इसको इक्वल्स नहीं पढ़ते, ये असाइनमेंट है। ये क्या करता है, तो राइट हैंड साइड के अंदर जो वेरिएबल है उसका डेटा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करा देगा, सौंप देगा। अब उसके बाद नेम की बारी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ये वाला असाइन एन। पर आपको याद होगा मैंने कहा था स्ट्रिंग जब हम इस तरीके से कॉपी करना चाहते हैं या फिर असाइन कराना चाहते हैं तो strcpy की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्ट मतलब इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर strcpy फंक्शन को यूज़ में लेंगे और इसका हेडर फाइल कौन सा है, string.h। तो यहाँ strcpy के अंदर नेम नाम के वेरिएबल में हम असाइन करा देंगे n। अगर आप वैसे भी देखोगे तो नेम नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया नहीं है, वो इनहेरिट होके आ रहा है यहाँ से, एज और नेम दोनों, एज और नेम दोनों। अब यहाँ देखो कैरेक्टर एस, इसका कैसे होगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग कॉपी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर हम एस का वैल्यू कॉपी कर देंगे। हाँ क्या पूछ रहे हो? ऑब्वियसली वो तो एक बार ही लगेगा ना, फंक्शन बार बार हम यूज़ में ले सकते हैं, फंक्शन को बार बार हम कॉल कर सकते हैं, सेम फंक्शन को हम, फंक्शन का यही तो बेनिफिट है, राइट वंस रन मैनी टाइम, यही तो है फंक्शन का फ़ायदा। यहाँ इसके बाद में वॉइड शो डेटा, और ये जो वॉइड शो डेटा मैंने लिखा यहाँ सी आउट कराता हूँ मैं। सी आउट क्या क्या शो कराना है मुझे, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फैकल्टी डिटेल या फैकल्टी डिटेल्स, है ना। सी आउट फैकल्टी का एज, नेम और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर आप एक लाइन का ब्रेक देना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सी आउट यहाँ पर लिखकर इस तरीके से बैकवर्ड स्लैशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली, ठीक है, बैकवर्ड स्लैशन से करो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप यहाँ पर एक मैनिपुलेटर यूज़ में लो जो कि C++ के अंदर है, वो है एंडल, ये भी सेम वही काम करेगा। फिर भी कॉन्टेक्स्ट में अगर जाए, डीप में जाए तो बैकवर्ड स्लैशन और एंडल में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है, पर नॉर्मली काम आ सकता है। अभी यहाँ ध्यान से देखो, फैकल्टी क्लास ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद उसके अंदर हमने सब्जेक्ट बनाया, सेट डेटा का ओपनिंग, उसके अंदर एक्शंस हमने जो भी हमें असाइनमेंट का काम कराना था करा दिया, फिर क्लोज हुआ, सेट डेटा क्लोज हुआ, फिर शो डेटा ओपन हुआ, शो डेटा क्लोज हुआ। अभी तक क्लास क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला जो क्लोजिंग मैं बना रहा हूँ ये क्लास का क्लोजिंग है। क्लास के क्लोजिंग के बाद सेमीकोलन लगेगा C++ के अंदर, जावा में नहीं लगता। तो अब वॉइड मेन का कोड मुझे करना है, सबसे पहले इसको मैं मिटाऊंगा, फिर मैं वॉइड मेन का कोड बताऊंगा, तब तक इसको एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शो डेटा को भी क्लोज करना भूल गया, यहाँ एक क्लोजिंग में शो डेटा को देता हूँ और दूसरा जो क्लोजिंग है वो क्लास का क्लोजिंग दे रहा हूँ मैं। इस पोर्शन को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और वॉइड मेन का प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉइड मेन स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉइड मेन जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लासेस बना देने से किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल रैम पे नहीं बनता है। अभी जब मैं यहाँ आने के बाद जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, पर्सन P1, तो क्या होगा, P1 वाला ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा रैम के अंदर। P1 ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, यहाँ दिखा देता हूँ। P1 ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि अपने अंदर इंस्टेंस नंबर वेरिएबल एज और नेम को जगह देगी। तो ये एज वाला वेरिएबल है। अब आप ध्यान से देखो, नेम एक एरे है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एरे बनाकर बाकी डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। 20 उसका कैपेसिटी है, नेम इस एरे का नाम है, ठीक है। तो P1 ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद स्टूडेंट क्लास का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, स्टूडेंट S1, जो अभी S1 कैसे बनेगा, तो S1 कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एज वेरिएबल जो पेरेंट क्लास से आया है, पेरेंट क्लास कौन, पर्सन से आया,
और नेम नाम का एक एरे। अब ये एरे को मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ डॉट्स यहाँ पर बना दिए हैं। वो डॉट्स इसलिए बना रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब बीच में वो पूरा 20 उसका ब्लॉक्स बनेंगे ना, तो यहाँ पर मैं इतना कैसे बनाऊँगा। देन उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर वाला वेरिएबल भी यहाँ बन जाएगा। S1 ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये अब रैम के अंदर जगह ले रहा है। जब आप ये वाला कोड करते हैं ना, तब रैम के अंदर जगह बनता है। अब इसके बाद फैकल्टी, जो क्लास यहाँ बना हुआ था जस्ट मैंने अभी मिटाया, फैकल्टी F1 मैंने अगर इस तरीके से वेरिएबल बनाया तो वो F1 कैसा बनेगा देखो। एक तो फैकल्टी के अंदर मैंने सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया था, पर सब्जेक्ट नाम का वो एक एरे था, ठीक है। और एज जो अपने पेरेंट क्लास के अंदर से आ रहा था, और एक और एरे जो पेरेंट क्लास के अंदर से मिल रहा था, वो कौन सा एरे, नेम। देखो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। डॉस इम्यूलेटर के अकॉर्डिंग एरे का ईच ब्लॉक 1 बाइट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है। इंटीजर 2 बाइट्स लेगा, तो ये 20 बाइट्स ले रहे हैं पूरा नेम पूरा 20 बाइट्स लेगा, सब्जेक्ट पूरा 20 बाइट्स 40 बाइट्स, और एज 2 बाइट्स 42 बाइट्स। तो ये 42 बाइट्स जगह लेगा रैम के अंदर। ये 2 3 4 24 बाइट्स, ये कितना लेगा 2 एंड मतलब 22 बाइट्स। तो इतने बाइट्स के अकॉर्डिंग ये रैम के अंदर जगह लेगा। बात यह है कि पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाना ही नहीं है, बनाने का एक्सेस ही नहीं देना है। क्यों? बनाने से मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर किसी पर्सन का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। स्टूडेंट फैकल्टी वहाँ के पार्ट्स है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो उनकी इम्पोर्टेंस है, पर एक नॉर्मल पर्सन का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पर्सन कोई कह रहा है कि ये पर्सन का डिटेल रखो, तो बताओ ना वो कौन है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, पीओन है, कौन है, बताओ, है ना। तो ऐसे में हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, पर नॉर्मली बन जाएगा। और उस एक्सेस को रोकने के लिए, पर्सन का ऑब्जेक्ट को बनाने से रोकने के लिए, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन इस क्लास के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल वॉइड फंड, और इसको असाइन कर दोगे 0 के साथ, और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने यहाँ बनाया। जिस भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा, है ना, जिस भी क्लास के अंदर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा, वो वाला क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। अब आप जब कंपाइल करोगे तो एरर मिलेगा आपको, पर्सन क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड करके एरर मिल सकता है। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या बनेगा कोड में, P1 नहीं बन रहा है, S1 बन रहा है, तो S1 डॉट सेट डेटा, S1 डॉट सेट डेटा, S1 मतलब स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का सेट डेटा में एज, नेम और रोल नंबर चाहिए। तो एज मैंने दे दिया 12, नेम मैंने दे दिया डबल कोट्स के अंदर अमित, और रोल नंबर मैंने दे दिया 22। उसके बाद F1 के लिए सेट करते हैं डेटा, सेट डेटा। फैकल्टी के लिए हमने लिया था एज, नेम हो गया अरुण सर, और सब्जेक्ट हो गया मैथ। S1 का डेटा को शो कराते हैं, और F1 का जो डेटा है उसको शो कराएंगे। गेट ch, इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हो। बस ये वाला लाइन हटा देना, वो वैसे ही कंपाइलर नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।